बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 114 और टॉपिक है हमारा रिस्पिरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्पिरेशन की डेफिनेशन की। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं और जो सेल्स हैं उनको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और जो एनर्जी है वो एटीपी से आती है जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। अब वो एनर्जी जो है वो बनती कैसे है? रिस्पिरेशन के प्रोसेस से। यानी रिस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो सेल्स को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी जरूरत होती है और वो एनर्जी जो है वो रिस्पिरेशन के जरिए प्रोवाइडेड की जाती है। ठीक हो गया? तो सबसे पहले यही पॉइंट देखते हैं। द लिविंग सेल्स नीड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज। द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय रिस्पिरेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म या रिस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, रिस्पिरेशन बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेल्स की मदद से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद होती है उन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी ब्रेकडाउन करके उन बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है उसको एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस एनर्जी प्रोडक्शन के मैकेनिज्म को रिस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो रिस्पिरेशन क्या है? Respiration is the universal process through which the complex process which cells break down large complex carbon containing compounds to harvest large amount of energy in the form of ATP। यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मौजूद होती है उनको ब्रेक डाउन करके उन ब्रेक डाउन से जो एनर्जी रिलीज होगी that energy is utilized to synthesize adenosine triphosphate which is the source of energy for all the type of cells in living organism। उसके बाद dear students, यहां पर मैंने एक छोटा सी डायग्राम बनाई है सेल की। तो इस सेल की डायग्राम में हमारे पास ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये हमारे पास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। और बाकी जो है वो कंप्लीट जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जाती है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द सोर्स ऑफ, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड इन ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन सेल। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। नंबर 1 इज द एक्सटर्नल रिस्पिरेशन एंड नंबर 2 द इंटरनल रिस्पिरेशन व्हिच इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पिरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बार बार जो है वो डायग्राम बनाई हुई है ह्यूमन बीइंग के अंदर रिस्पिरेशन की, कि जब हम इनटेक करते हैं गैसेस को बाय नोज या माउथ और वो जाते हैं हमारे लंग्स के अंदर, और जो लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होते हैं। क्या होता है वहां पर? ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द एनवायरमेंट, this is called external respiration which is also called breathing। यानी सांस का अंदर ले जाना ताकि ऑक्सीजन ले सके और सांस का बाहर निकालना ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल रिस्पिरेशन। इंटरनल रिस्पिरेशन क्या होता है कि हम जो भी फूड खाते हैं, जो भी फूड इनटेक करते हैं, उसकी हमारे स्टमक में, ओरल कैविटी में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनम में डाइजेशन होती है और वो डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट ड्यूडेनम में जाकर अब्जॉर्प्शन होती है और वो फूड चली जाती है हमारे ब्लड में, ब्लड से जाती है सेल में
और सेल्स में उसकी फिर ब्रेकडाउन होती है। अब सेल्स में वो जाकर ब्रेकडाउन कैसे होती है, उस ब्रेकडाउन के प्रोसेस को और उस ब्रेकडाउन करने के बाद उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको एटीपी में कन्वर्ट करना, यह कहलाता है सेलुलर रिस्पिरेशन। बेसिकली जो भी हम फूड लेते हैं उसके अंदर जो CH बॉन्ड होता है, वो जब CH बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है तो इस CH बॉन्ड के ब्रेकडाउन होने से, सॉरी ये हम इसमें राइट करेंगे, CH बॉन्ड जब फूड के अंदर ब्रेकडाउन होता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, ATP के अंदर, तो इसको बोलते हैं इंटरनल रिस्पिरेशन। वी कैन से दैट सेलुलर रिस्पिरेशन। दूसरा लफ्ज क्या बोलेंगे, सेलुलर रिस्पिरेशन, सेल्स के अंदर रिस्पिरेशन। अब ये कैसे होती है, तो याद रखें बेटा, सेलुलर रिस्पिरेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है एरोबिक रिस्पिरेशन, दूसरी होती है एनारोबिक रिस्पिरेशन। Aerobic respiration will take place in the presence of oxygen and in which the complete oxidation of reduction of food take place and maximum amount of energy is produced, and this process take place inside the cytoplasm and as well as in mitochondria। ठीक हो गया। जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती है, जो फूड होती है उसके अंदर कुछ बॉन्ड CH बॉन्ड जो है वो रह जाते हैं अनब्रेकडाउन, और ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, दैट इज एनारोबिक रिस्पिरेशन एंड टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन का डिफरेंस, जिसका थोड़ा सी आउटलाइन मैंने बता दी। तो याद रखें बेटा, रिस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ग्लूकोज इज द बेसिक यूनिट ऑफ बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज इज द बेसिक फ्यूल फॉर द containing energy। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट कॉमन फ्यूल फॉर द रिस्पिरेशन इज ग्लूकोज। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फूड है वो कौन सी है, ग्लूकोज है, जिसको हम बोलते हैं C6H12O6। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है मेटाबोलाइज डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज के अंदर जो CH बॉन्ड है उनकी जो ब्रेकडाउन है वो डिपेंड करती है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन होगी तो CH बॉन्ड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होंगे, अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो कुछ बॉन्ड CH रिमेन अनब्रेकडाउन रह जाएंगे और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। अगर हम जनरल देखें, एरोबिक रिस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से 36 ATP प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन के प्रोसेस में एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। और अगर हम बुक की वर्डिंग को देखें, ओनली 2% ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक रिस्पिरेशन इफ व्हेन द ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन, बट इन केस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन when complete oxidation and reduction take place, then maximum amount of energy 36 ATP is produced। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिस्पिरेशन। इट मे बी anaerobic, it may be aerobic, because glycolysis take place in the absence as well as in the presence of oxygen। ऑक्सीजन हो तब भी हो जाती है, ऑक्सीजन ना हो तब भी हो जाती है। अब ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो है क्या? बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं कि जो हमारे पास ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके इसको पायरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होके पायरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाना, और इससे के साथ ही 2 NAD जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, NADH। NAD से क्या बन जाएगा? NADH बन जाएगा। और इस तरह से दो जो हाइड्रोजन आयन है वो इसमें चले जाएंगे यहां से, यानी कि अगर हम इसको कंप्लीट करें तो 6 बनते हैं, तो हाइड्रोजन बाकी इधर चले जाएंगे। तो ये हमारे पास कहलाएगा पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड का बन जाना, यहां तक का जो प्रोसेस है ये कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज को
ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस में ब्रेक डाउन करके 2 पायरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और इससे 2 NADH और साथ ही 2 ATP भी प्रोड्यूस होते हैं। यहां पर 2 ATP 2 NADPH प्रोड्यूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारे पास है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, अभी मैंने आपको बोला कि ये एरोबिक रिस्पिरेशन, यानी अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया हो और फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर भी ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का, और अगर कोई एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के अंदर भी ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का। इसमें भी ग्लूकोज को तोड़कर पायरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और इसके अंदर भी ग्लूकोज को तोड़कर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके इसमें भी पायरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। दोनों के अंदर यह प्रोसेस होता है। टेक प्लेस इन ऑल टाइप ऑफ सेल, जितने भी टाइप हैं, चाहे वो एरोबिक सेल्स हैं चाहे एनारोबिक सेल्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन दिस यूनिवर्स गेट एनर्जी बाय दिस प्रोसेस। और इस दुनिया में याद रखें, जब हम चैप्टर नंबर 24 में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर, वहां पर हमारे पास है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक सेल। तो इस दुनिया में पहला जो ऑर्गेनिज्म बना था वो आर्चियोबैक्टीरिया था, जो कि गर्म पानी के चश्मों के बना था। वो भी जो एनर्जी हासिल करता था वो भी किस प्रोसेस से करता था? एनारोबिक रिस्पिरेशन, बिकॉज ऑक्सीजन एट दैट टाइम वाज नॉट प्रेजेंट। वेज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ पायरिक एसिड। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि पायरिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है उसको आगे कैसे प्रोसेस किया जाता है, आगे पायरिक एसिड की कैसे जो है वो ब्रेक डाउन होती है। और पायरिक एसिड की जो ब्रेक डाउन है इट्स डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, कि ऑक्सीजन अगर एब्सेंट हो तो फिर पायरिक एसिड की प्रोसेसिंग कैसे होगी। तो 2 प्रोसेस है हमारे पास, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और सेकंड है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है और फिर हम बात करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। बेटा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये प्रोसेस बेसिकली यीस्ट के अंदर होता है, जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई है। यीस्ट में ऑक्सीजन की एब्सेंट में जो है पहले जो है ग्लाइकोलाइसिस होती है, यानी कि ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? 2 पायरिक एसिड के अंदर, यानी C3H4O3। फिर इसी को आगे फिर की जाती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें इन पायरिक एसिड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट किया जाता है? C2H5OH, यानी इसको बोलते हैं अल्कोहल। अगर इसका नाम बोले तो हम एथेनॉल भी बोलते हैं इसको, या हम एथेनॉल के अलावा हम इसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। और यहां पर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, और यहां पर याद रखिएगा जो 2 NADH होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं और वो 2 NAD के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो यहां से हाइड्रोजन होते हैं वो इसके अंदर यूज हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और जिसमें पायरिक एसिड को ऑक्सीजन की एब्सेंस में एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। डियर स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है? पहले ग्लूकोज सेम ब्रेक डाउन होगा, यानी ग्लाइकोलाइसिस C3H4O3 इसमें कन्वर्ट किया जाएगा, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। और इसमें जो है वो 2 NADH और साथ ही 2 ATP ये प्रोड्यूस होंगे। और उसके बाद ये प्रोसेस कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के केस के अंदर ये बैक्टीरिया में भी होता है और हमारे एनिमल सेल्स के अंदर स्केलेटल मसल में होता है, जब कोई हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है? पायरिक एसिड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर, और लैक्टिक एसिड हमारे पास क्या है? यहां पर 2 NADH
यूज होते हैं 2NAD के अंदर, और प्लस यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, यहां पर प्रोड्यूस होगा लैक्टिक एसिड, जो कि हमारे पास फार्मूला होता है C3H6O3। इस तरह ये जो है इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और ये प्रोसेस होता है एनिमल्स के केस में स्केलेटल मसल में, व्हेन वी आर डूइंग द स्ट्रेनुअस और हार्ड वर्किंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट प्रोसेस जिसका नाम है एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एरोबिक रिस्पिरेशन बेसिकली जब ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है, यानी C6H12O6 ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, दो पारिक एसिड के अंदर C3H4O3, और यहां पर 2NADH जो 2NAD कन्वर्ट हो जाते हैं 2NADH के अंदर, और यहां पर 2ADP कन्वर्ट होते हैं 2ATP के अंदर। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। मैंने पहले भी बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है, एब्सेंस में भी होता है। फर्स्ट प्रोसेस दोनों में एरोबिक और एनारोबिक के केस में सेम है। अब जो एरोबिक रिस्पिरेशन का नेक्स्ट है, एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एनिमल सेल है, और एनिमल सेल के दरमियान में ये हमारे पास होता है इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस, डीएनए, दैट इज न्यूक्लियोलस। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट प्रोसेस सेम है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो सेकंड प्रोसेस है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसमें क्या होता है कि पारिक एसिड मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, जिससे जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्डिंग्स होती हैं उनको हम नाम देते हैं क्रिस्टी का, एंड इनसाइड क्रिस्टी द F1 particles are present which are involved into the oxidation and reduction, and if they are also involved in the production of ATP, it's mean adenosine triphosphate, which is utilized in different type of reaction। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का है, जो कि सेम है चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। अब एरोबिक रिस्पिरेशन में सेकंड जो स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं पारिक एसिड ऑक्सीडेशन, और पारिक एसिड ऑक्सीडेशन के केस में नेक्स्ट फिर होता है एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन, और उसको फिर नेक्स्ट जो है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। नेक्स्ट यानी पारिक एसिड जाएगा किसके अंदर, पारिक एसिड ऑक्सीडेशन, पारिक एसिड ऑक्सीडेशन, और इससे बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A, and this acetyl coenzyme will break down further and go into the Krebs cycle। फिर Krebs cycle के बाद क्या होगा, फिर होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद इस पारिक एसिड की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाएगी, और उसके बाद एक ग्लूकोज जब कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा तो 36 ATP प्रोड्यूस होगी, और ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और ये इसमें कौन कौन सी लोकेशन इन्वॉल्व है, फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस विल टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और सेकंड स्टेप जो था वो क्या हमारे पास रिस्पिरेशन का, पारिक एसिड ऑक्सीडेशन, एसिटाइल कोएंजाइम formation, Krebs cycle and electron transport chain will take place in mitochondria, and mitochondria is the powerhouse of the cell, which is only present in eukaryotic cell. It is not present in prokaryotic cell. It means it will be absent in bacteria. It is only present in eukaryotic cell. It may be present in protozoans. It may be present in all fungi, plants and animals, but it will be absent in prokaryotic in kingdom Monera। तो ये जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाएगी एरोबिक रिस्पिरेशन के बाद जो है वो एनर्जी जो है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी
36 एटीपी, जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन के अंदर सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए थे। आप दिमाग में रख सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट मैं वाइंड अप कर रहा हूं, एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंट में। नंबर 2, एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, इसमें भी साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि इसका जो सेकंड स्टेप है, चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहे हैं। जबकि जो नेक्स्ट इसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो चाहे क्रेब्स साइकिल हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहे हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है, जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सिर्फ 2% अमाउंट ऑफ एनर्जी या कह सकते हैं एटीपी प्रोड्यूस होती है, यानी एक ग्लूकोज को जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज रिड्यूस किया जाता है सिर्फ 2 एटीपी, और इस केस के अंदर 36 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये प्रोसेस जो है वो प्रोकैरियोटिक या एनारोब्स में हो रहा है, जबकि ये प्रोसेस जो हो रहा है ये एरोबिक रिस्पिरेशन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।